चलिए 194 IB सिमिलर टू 194 IA, 194 IA और 194 IB ये दोनों सेक्शन टीडीएस का स्टूडेंट के व्यू पॉइंट से तो इम्पोर्टेंट है ही, एग्जाम ओरिएंटेड तो है, साथ में समझ लो आप लेमैन को भी ये नॉलेज होनी चाहिए कि उनके ऊपर भी ये टीडीएस की ऑब्लिगेशन आ जाती है, उनके ऊपर भी टीडीएस की ऑब्लिगेशन है। तो दोनों सेक्शन बहुत ज्यादा, वैसे तो 3 सेक्शन है, इसकी पूरी सीरीज है 194 IA, IB और M, ये तीनों सीरीज है जो आम जनता के लिए भी टीडीएस की ऑब्लिगेशन को इम्पोज करता है। तो M में तो खैर अमाउंट काफी हैवी है, थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख है, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। बट IA और IB तो अक्सर देखा गया है कि लेमैन भी इसके अंदर कवर्ड हो जाते हैं। 194 IB की हम बात कर रहे हैं आज। 194 I में जो रेंट के ऊपर टीडीएस की बात हुई थी, 194 I में जो रेंट पे टीडीएस की बात हुई थी, मैं यहां अगर लेकर चलूं तो यहां पर हमें यहां से ये देखना पड़ेगा, यहां जो रेंट है 194 I में, यहां इंडिविजुअल एचयूएफ कब लायबल हो रहा है? जब वो बिग इंडिविजुअल एचयूएफ है। और इसके डेफिनेशन में हमने देखा था कि लास्ट ईयर टर्नओवर जिनका 1 करोड़ या 50 लाख से एक्सीड करता है, 1 करोड़ बिजनेस के लिए, 50 लाख प्रोफेशनल के लिए। अब यहीं से जो इंडिविजुअल एचयूएफ 194 I में नहीं कवर्ड है उनको ढूंढना है, उनके लिए IB की ऑब्लिगेशन आने वाली है। तो 194 I में कौन से इंडिविजुअल नहीं कवर्ड होते हैं, इसकी लिस्ट है 2। एक जो बिजनेस में इन्वॉल्व भी नहीं है, जिनकी पीजीबीपी इनकम है ही नहीं, और दूसरे वो जिनकी पीजीबीपी इनकम है लेकिन लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से नीचे, 1 करोड़ बिजनेस के लिए, 50 लाख प्रोफेशन के लिए। तो ऐसे में दो व्यक्ति, दो कैटेगरी यहां कवर्ड हो जाते हैं जो टीडीएस काटेंगे। क्योंकि IA, IB, M ये तीनों आम जनता के लिए भी ऑब्लिगेशन लेकर आता है, इसलिए इनमें सुविधा है। सुविधा यह है कि इनको टीडीएस काटना कब है, जमा कब कराना है, इन सब में सुविधा दी गई है। और जनरल आप डिस्कशन जानते हो कि टीडीएस काटने से पहले यू मस्ट हैव टीडीएस अकाउंट नंबर TAN 10, आपके पास 10 होना चाहिए, तभी आप टीडीएस काट सकते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शन में ये 3 सेक्शन आ जाते हैं और लॉजिक बड़ा साफ है, ये तीनों आम जनता के लिए है। अब वो कहां तक लेते रहेंगे 10 नंबर, 10 कहां तक ऑब्टेन करेंगे? तो विदाउट ऑब्टेनिंग 10 आप 194 IA, IB और M इसमें टीडीएस काटते हो। आपके पास जरूरत की चीजें क्या होनी चाहिए? आपका अपना पैन और जिसका टीडीएस काट रहे हो उनका पैन। अब टीडीएस वैसे तो आप जानते हो जमा कराने की लिमिट क्या है, हर महीने की आखिर के 7 तारीख, और महीना जो ईयर एंड आ जाता है वहां 30 तारीख यानी 30 अप्रैल। यहां पर क्या है टीडीएस जमा कराने की टाइम लिमिट, तीनों सेक्शन में कंबाइंडली हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां टीडीएस काटने, जमा कराने, माफ कीजिएगा, जमा कराने की टाइम लिमिट क्या है? जिस महीने में आप टीडीएस काटोगे उसके मंथ एंड से 30 दिन। तो ये हमने एक ही जगह डिस्कस कर लिया है साथ में, है ना, एक जगह साथ में डिस्कस कर लिया था। आइए IBM में आपको मैं दिखा देता हूं हमने कहां डिस्कस किया था। शुरुआत में ही, चैप्टर के शुरुआत में ही इस बात को हमने डिस्कस कर लिया था कि टीडीएस काटने की, जो जमा कराने की जिम्मेवारी है, वो जमा कराने की जिम्मेवारी ये रही, हर महीने के आखिरी तारीख, यही है, हर महीने के टीडीएस को अगले महीने की 7 तारीख और ईयर एंड के लिए 30 अप्रैल। लेकिन IA, IBM इसमें क्या है? 30th डे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। ठीक है जी। अच्छा, तो जमा कराने की लिमिट इनकी यूनिक है, अलग है, ये याद रखना पड़ेगा 194 IB में। नेक्स्ट, मतलब 10 ऑप्टेन करने की जरूरत नहीं है, टीडीएस जमा कराने की लिमिट इनके लिए सेपरेट अलग रखी गई है। टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट भी यहां अलग है। अच्छा, टीडीएस अप्लीकेबल किस पर होता है, पहले उस पर हम चर्चा कर लें, फिर काटने की लिमिट देखते हैं। यहां अप्लीकेबल होता है रेंट के पेमेंट पर। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इंडिविजुअल एचयूएफ
जो 194I में नहीं कवर्ड हो सकते हैं दो कारणों से, या तो वो बिजनेस प्रोफेशन में एंगेज नहीं है, या तो उनका टर्नओवर लास्ट ईयर 1,50,00,000 के नीचे है। ये बन गए हमारे लिए पेयर। ये हमारे लिए कौन बन गए? ये बन गए हमारे लिए पेयर। ये पेयर बन गए जिनको इस सेक्शन में हमने कवर करना चाहा है। अब अगर इनके द्वारा रेंट का पेमेंट 50,000 पर मंथ से ज्यादा है, किस चीज के रेंट का क्वेश्चन उठता है, रेंट किस चीज का, आप किस चीज का रेंट पे कर रहे हो? लैंड का भी हो सकता है, बिल्डिंग का भी हो सकता है, और लैंड बिल्डिंग कंबाइंड भी हो सकता है। यहां पर भी ओनरशिप फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है सब टेनेंट की बात हो, आप ये रेंट पे कर रहे हो एक किराएदार को ही, उससे फर्क नहीं पड़ता कि जमीन और मकान का मालिक को आप रेंट दे रहे हो या उनके किराएदार को रेंट दे रहे हो, मतलब सब लेटिंग वाली बात भी यहाँ कवर्ड है। लेकिन अगर हम कंपेयर करना चाहें 194I से, तो कंपैरिजन में आपको क्या मिलेगा कि आई में रेंट किसी भी चीज का है, चाहे वो फर्नीचर का है, प्लांट मशीनरी का है, बिल्डिंग का है, लेकिन यहां पर सिर्फ लैंड और बिल्डिंग का है। तो पहले पकड़िए इंडिविजुअल एचयूएफ कौन से इसमें कवर्ड होंगे जिनकी ऑब्लिगेशन आ सकती है। फिर देखते हैं पेमेंट कौन सी करनी है रेंट की, किस चीज के रेंट की, लैंड या बिल्डिंग की, या लैंड बिल्डिंग कंबाइंड। पेमेंट आप कर रहे हो 50,000 पर मंथ से ज्यादा, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है यहाँ पर? 50,000 पर मंथ की थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 पर मंथ से ज्यादा का किराया आप पे कर रहे हो। अब टीडीएस जमा कब कराना है ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, टीडीएस काटना कब? यहाँ सरकार कहती है कि आप टीडीएस पूरे साल का टीडीएस एक ही बार एंड ऑफ द ईयर काट लो, अंतिम महीने में जो आप रेंट पे करोगे उस पर टीडीएस काट लो। और अगर बीच में ही आप वेकेट कर रहे हो प्रॉपर्टी, खाली कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो जो लास्ट मंथ टेनेंसी की है उस महीने में आप शुरुआत से ईयर से लेकर ईयर के शुरुआत से और जब आप खाली कर रहे हो वहां तक का जितना भी रेंट आप पे कर रहे हो उस पर इकट्ठा कंबाइंड टीडीएस काट लो। टीडीएस का रेट है 5%। अब यहां पर जरा ट्विस्ट सुनिएगा, जो स्टूडेंट अप्रैल 2025 के बाद एग्जाम में बैठेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? मई के एग्जाम हो गए, सितंबर के एग्जाम हो गए, जून के एग्जाम हो गए, दिसंबर के एग्जाम हो गए, और अगले जनवरी 2026 के एग्जाम हो गए। इन सब के लिए यहां पर 2% टीडीएस का रेट है। लेकिन जो स्टूडेंट जनवरी में बैठेंगे, जनवरी 2025 में बैठेंगे एग्जाम देने, जो दिसंबर में बैठेंगे एग्जाम देने, दिसंबर 2024 में, उन सब के लिए यहां पर 5% ही टीडीएस का रेट अप्लाई होगा। तो बजट 2024 से इस रेट को 2% कर दिया गया है। तो एक स्टूडेंट ओरिएंटेड अगर हम समझें तो ये बात क्लियर हो गई कि किन के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम नॉर्मल डिस्कशन करना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्कशन करना चाहते हैं, तो 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड ये सेक्शन ये रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। 5 की जगह 2% आप टीडीएस काटना है। अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर आपका पेई यानी जिसको आप रेंट पे कर रहे हो, अगर उसने आपको पेन की कॉपी नहीं दी, यहां पर डिफॉल्ट के नाम पर सिर्फ 206AA है, ये नोट्स में गलत डाला हुआ था, 206AA ही सिर्फ है जो यहां पर कवर्ड किया गया है, ये गलत डाला हुआ था नोट्स में, इसको कटवा दिया। 206AA अगर आपका पेई जिसको आप पे कर रहे हो वो पेन की कॉपी नहीं देता है आपको, यानी आपको करेक्ट पेन नहीं सबमिट करता, डिफॉल्टर हो गया वो पेन में, तो टीडीएस का रेट जो है वो एक्चुअल और 20% विच एवर इज हायर लग जाता है, एक्चुअल और 20% विच एवर इज हायर लग जाता है एज पर सेक्शन 206AA। 206AA कहता है कि अगर जिसका आप टीडीएस काट रहे हो वो पेन आपको नहीं सबमिट करता, करेक्ट पेन आपके पास नहीं है उनकी, तो आप जो भी टीडीएस का रेट जानते हो और 20% विच एवर इज हायर के रेट से टीडीएस कटेगा। ठीक, अब यहां पर सरकार ने एक रिलैक्सेशन दे रखा है कि मान लिया जाए कि जिसका टीडीएस आप काट रहे हो उसने आपको पेन की कॉपी नहीं सबमिट की, तो रेट तो 20 हो गया। अब टीडीएस यहां पर हर पेमेंट पे तो काटना नहीं है, पूरे साल के टोटल पेमेंट पर इकट्ठा टीडीएस काटना है। तो मान लीजिए अप्रैल से
60,000 रुपए पर मंथ का मैं किराया दे रहा हूं और मैं वो इंडिविजुअल हूं जो 194 आई में नहीं कवर्ड है, तो आईबी में कवर्ड हो सकता हूं। जमीन और मकान का किराया है, चलिए मकान का किराया, यहां पर मकान पर ध्यान दीजिएगा, कमर्शियल भी पॉसिबल है, रेजिडेंशियल भी पॉसिबल है, खाली जमीन भी पॉसिबल है। यहाँ जो कवरेज एरिया है लैंड और बिल्डिंग की, वो लैंड सिर्फ लैंड की भी पॉसिबल है और बिल्डिंग में कमर्शियल रेजिडेंशियल कुछ भी पॉसिबल है। तो 60,000 रुपए पर मंथ में किराया पे कर रहा हूं, चलिए ठीक है। देखिए जनरली आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे ना, तो जो जो कमर्शियल दुकानें हैं वहां पर ये अप्लीकेबल हो जाता है कि आपका टर्नओवर करोड़ के ऊपर नहीं है लेकिन 60,000 रुपए पर मंथ आप किराया दे रहे हो, पॉसिबल है, तो आप इसमें कवर्ड हो सकते हो। तो चलिए मैटर वापस लाते हैं यहाँ पर डिस्कशन में कि 60,000 पर मंथ का किराया मैं दे रहा हूँ, 50,000 से ऊपर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया, मुझे रेंट पे करना है पूरे साल का, तो मैं कब टीडीएस काटूंगा? मार्च के महीने में। अब मार्च के महीने में 12 महीने का जो किराया है 7,20,000, उस पर मुझे 5% टीडीएस काटना था। 5% कितना होता है जी? 36,000 रुपए होता है। 36,000 5% होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा 2% वाली बात जब अप्लीकेबल होगी तो उसी अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करोगे। फिलहाल हम 5% के रेट से चल रहे हैं, तो 36,000 का टीडीएस मुझे काटना है। अब 36,000 का मैं टीडीएस काटूंगा, ये कंफर्टेबल जोन है, 36,000 का टीडीएस काटूंगा और लास्ट महीने जो 60,000 रुपए में दे रहा हूँ रेंट, उसमें से 36,000 माइनस करके 24,000 रुपए उनको पकड़ा दूंगा कि भैया पूरे साल का आपका हमने टीडीएस काट लिया। लेकिन जब यहीं पर 206AA अप्लाई हो जाए तो रेट हो जाएगा 20%, तो फिर 7,20,000 का 20% तो हो जाता है 1,44,000। लास्ट महीने का रेंट है 60,000, मैं 1,44 कैसे काटूंगा? तो यहां पर 194 IB के सबसेक्शन 4 में गवर्नमेंट ने आपको एग्जम्पशन दे रखी है इस बात से कि आप 206AA अगर अप्लाई हो रहा हो, अगर, तो अप्लाई करते समय आप मैक्सिमम टीडीएस उतना काट सकते हो जितना रेंट आप पे कर रहे हो। तो महीने का रेंट आप 60,000 पे कर रहे हो, तो उससे ज्यादा टीडीएस 1,44,000 काटने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट महीने कितना टीडीएस फिर काटने की जरूरत है? 60,000 पूरा। ये कब? जब 206AA में फंस गया केस, अगर नहीं फंसा तो 36,000। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड तो है ही, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की भी बात कर रहा हूँ। हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए तो उनके टीडीएस की ऑब्लिगेशन आ रही है, क्योंकि देखिए ना, जहां पर जिस व्यक्ति पर टैक्स ऑडिट वगैरह अप्लीकेबल है उनका तो चलिए एक तरीके से जांच प्रैक्टिसिंग सीए कर लेते हैं, लेकिन जहां टैक्स ऑडिट नहीं रिक्वायर्ड है, कम है टर्नओवर और वो इसमें कहीं पर फंस गए, या जो बिजनेसमैन है ही नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड ही नहीं है, उनको अगर ये नॉलेज नहीं है तो कितनी दिक्कत आएगी। ठीक है।